साहित्य प्रेमियों को सादर नमस्कार। आप ये पीछे पृष्ठभूमि में उच्च अध्ययन संस्थान शिमला देख रहे हैं। उच्च अध्ययन करने वाला महाविद्यालय विश्वविद्यालय के व्याख्याता, प्राध्यापक और प्रोफेसर, लेखक भी यहाँ पहुँचते हैं। इस संस्थान के बारे में अधिकांश प्राध्यापकों को पता नहीं होता और जिस पढ़ने लिखने वाले को इस जगह का पता चल जाता है तो वह यहाँ एक बार अवश्य जाता है। वैसे इस जगह की पहचान मुझे शिमला जाने के बाद सन 1999 में होती है। मैं हिमाचल विश्वविद्यालय में ओरिएंटेशन करने के लिए गया। उसके 2 साल बाद रिफ्रेशर कोर्स में गया। संयोग से उसी दौरान ओरिएंटेशन करने वाले प्राध्यापक जो लगभग देश के 8-10 प्रांतों से आए हुए थे, मैं भी वहाँ पहुँचा था मेरे साथी लालचंद कहार के साथ, जो अब कोटा कॉलेज में, मैं इधर बूंदी कॉलेज से हिंडोली में हूँ, हिंडोली नवनिर्मित महाविद्यालय में। जब ओरिएंटेशन कोर्स में गए, रिफ्रेशर कोर्स हिमाचल विश्वविद्यालय से किया, तो उसी दौरान सभी प्राध्यापक घूमते घूमते इस संस्थान में पहुंचे। संस्थान में 20 रुपए का टिकट उस वक्त लगता था। तो इस संस्थान को देखने का नजरिया, हम क्या सोच के अंदर गए, लेकिन गए। जिस तरह से पर्यटक किसी भी चीज को देखता है, उसी नजरिए से हम गए। अंदर 2-3 हाल में घुमाते हुए गाइड ने यह कहा कि अंदर फेलो काम कर रहे हैं, इसलिए शांति बनाए रखें। हम यह भी नहीं सोच सके कि ये फेलो कौन होते हैं, एसोसिएट कौन होते हैं। संयोग से डॉक्टर शिवराज सिंह बच्चन, जिसका नाम इस वक्त दलित साहित्य में बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, वे प्राध्यापक रहे और प्रोफेसर विश्वविद्यालय में हो गए। विश्वविद्यालय दिल्ली में है। दलित साहित्य संगोष्ठी मैंने महाविद्यालय बूंदी में करवाई थी और उसके वो मुख्य अतिथि बनते हैं। जनवरी 2007। संयोग से 2-3 महीने बाद मेरे पास एक पत्र आया कि उच्च अध्ययन संस्थान में नवंबर 2007 में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी होने वाली है। मैंने पत्र लिखा। उस संयोग से 3 दिवसीय संगोष्ठी में मैंने पत्र वाचन किया। संयोजक आयोजक डॉक्टर शिवराज सिंह बच्चन ही थे। तब मेरा फिर पुनः परिचय हुआ कि यहाँ एसोसिएट होते हैं, 1 महीने के लिए आते हैं। तो कहने का मतलब ये कि मैं इस संस्थान में 2007 नवंबर को एक संगोष्ठी भागीदारी में पत्र वाचन के रूप में की और उसी वक्त एसोसिएट का फॉर्म लेकर के मैं आया और भर दिया गया। और संयोग से 2009 में मैं एसोसिएट के रूप में बुलाया गया महीने भर के लिए, सितंबर में।
सितंबर 2000 सितंबर 2008 सारी। फिर 10 और 11 में दोबारा और तिबारा पहुंचा। इस तरह से ये संस्थान दो तरह से फेलो और एसोसिएट के रूप में बुलाता है। एसोसिएट 1 महीने के लिए रह करके किसी भी टॉपिक पर काम करता, आपकी जो इच्छा है, आप पीएचडी किए हुए हैं, उसी के किसी एक चैप्टर पर अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो, और इसके बाद आपके दिमाग में जो भी विचार आ रहा हो, जिस पर काम किया जाना चाहिए, ठीक वैसे जैसे लघु शोध लिखा जाता है, तब आप उस पर काम करते हैं। और इस तरह से आप 1 महीना भर वहाँ ठहराव कर सकते हैं। इसी के बगल में इसी पहाड़ी पर मेस चलता है, जो तीनों टाइम आपको नाश्ता, लंच और डिनर देगा। आपके 1 महीने के दौरान इस संस्थान में फेलो द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की जाती है, जिसमें आप पत्र भाषण करने का आपको एक अवसर मिलता है। एसोसिएट होने का मतलब ये होता है कि आप किसी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से जुड़े होने चाहिए। फेलो होने का मतलब ये होता है कि आप महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अलावा किसी भी विषय में काम करने वाले लेखक, पत्रकार हो सकते हैं, और आप अपनी पांडुलिपि या फॉर्म भर कर एक कमेटी के सामने पेश करते हैं, इंटरव्यू लेती है। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप फेल हो जाते हैं, और आपको लगभग मानदेय दिया जाता है साल भर का, और आपको एक किताब करीब करीब लिखनी होती है। ये संस्थान भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान इस तरह से उच्च अध्ययन के लिए अध्ययन करने वालों को एक अवसर देता है। जब 2007 नवंबर में मैं वहाँ पहुँचा, तब मेरे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, जो अभी वर्धा में एसोसिएट प्रोफेसर है, साथ थे। लगभग 17 लोग एसोसिएट थे, जिसमें से बिहार और उड़ीसा के अधिकतम थे। फेलो के रूप में पता चला कि बंगाल के सर्वाधिक थे, और सबसे कम राजस्थान से मैं अकेला। यूपी, उड़ीसा, केरला, मणिपुर से एक शख्स आए थे, डॉक्टर जुबेर मणिपुर से आए थे। मणिपुर को हाईलाइट अभी कोई अच्छी बात के लिए नहीं, वहाँ लगातार हो रही हिंसा, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से, और साल भर से अधिक हो गया, लेकिन हिंसा रुक नहीं पा रही है। इस कारण से चर्चित है। इसलिए डॉक्टर जुबेर से मैं मिला था। गुजरात के 4 थे, उनसे चर्चा हुई थी जब मोदी वहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री की वो विशेषता बता रहे थे, और हम सवाल कर रहे थे, वो जवाब दे रहे थे, और खासियत बता रहे थे कि उनकी मेमोरी इतनी शार्प है कि वो जो भी मिलने के लिए आता है उसे नाम लेकर के पुकारते। एक चर्चित व्यक्तित्व किस तरह से बनता है, ये खासियत उन्होंने बताई थी। और ये भी बताया था कि अगर कोई काम किसी का रुक रहा है तो वो मोबाइल करेगा, पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगा, और सरकारी कर्मी, पीडब्ल्यूडी या इंजीनियर या बिजली विभाग से आपके घर पहुंचेगा। जिस भी विभाग से समस्या होगी, समाधान के लिए आपके घर पहुंचाएगा। तो चर्चित व्यक्तित्व का ये एक मनोवैज्ञानिक फंडा जो होता है रहा, और गुजरात में इस तरह से इम्प्लीमेंट किया।
आज भी वो देश में कई वादे करते हैं इसी फंडे के तहत। चूँकि प्रदेश से देश बड़ा होता है, इसलिए वो वादे अब निभाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वादे करने में वैसे वो उसी फंडे का उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से गुजराती भाइयों ने मोदी भाई की, मोटे भाई मोदी की प्रशंसा में खासियत बताई थी। तो इस तरह से हम 17 फेलो जिस जगह पर रहते थे, उसी जगह पर नीचे महिलाएं रहा करती थी। वो लगभग 500-600 मीटर पर नीचे, जहाँ से चढ़ते उतरते हम इस संस्थान में जाते थे। साथियों, साहित्य के पाठकों और अध्यापकों प्राध्यापकों, ये संस्थान वास्तव में, अगर कोई प्राध्यापक होना अपना सपना मानता है, तो उसका एक सपना और होना चाहिए, इस जगह पर पहुंचना। ये जगह वो है जिसे हर आदमी मनुष्य योनि लेने के बाद अगर स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, तो एक प्राध्यापक होने के बाद इस जगह पर जाने की उसकी इच्छा होनी चाहिए। ये वो जगह है जहां आप जीते जी स्वर्ग में होते। ये बात मैं क्यों कर कह रहा हूं, इसलिए मैं यहाँ गए 12-13 साल हो गए, आज भी जाने की इच्छा रखता हूँ। हाँ, ये समस्या है, नहीं जा सकते आप तभी तक जा सकते हैं जब तक आप प्राध्यापक है। सेवानिवृत्ति के बाद ये अवसर नहीं मिलता। हाँ, लेकिन अगर आप फेलो के रूप में जाना चाहते हैं, तो इस संस्थान में फिर आप प्रवेश कर सकते हैं। वो वर्ष भर में आपको काम करना होता है। एक रचनाकार, एक लेखक जो कलम का धनी है और अपने दिमाग में कोई ऐसा विचार रखता है कि जिस पर काम होना चाहिए, वैसे इस दुनिया में आने वाले हर इंसान का एक सपना होता है कि वो कुछ करे। जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में वो कुछ करना चाहता है। राजनीति में है तो वो सर्वोच्च पद पर पहुंचना चाहता है, प्रधानमंत्री, प्रदेश में वो मुख्यमंत्री, जिले में वो प्रधान, उप प्रधान, प्रमुख, गांव में अगर है तो वो सरपंच होना चाहता है। लेकिन कोई भी नौकरी पेशा सरकारी नौकर होने के बाद अगर फिर वो कलम उठाता है और विचार उसके दिमाग में आते हैं, तो वो कलमकार बनता है, लेखक बनता है। और लेखक होने की शर्त बीए में होना, उच्च अध्ययन करने वाला होना भी जरूरी नहीं है। सिर्फ साक्षर होने के बाद लगातार पुस्तकों का अध्ययन अध्यापन करना अगर आ गया, अगर जुनून हो गया, तो वो लिखेगा। तो ऐसा लेखक भी यहाँ पहुँच सकता है। ये एक सुअवसर है उस कलमकार के लिए कि वो 1 महीना प्राध्यापक के बतौर और लेखक और प्राध्यापक के बतौर फेलो होकर के यहाँ 1 वर्ष तक रह करके एक पुस्तक को आकार दे सकता है। हम इस दुनिया में कदम रखते हैं तो बच्चे होते हैं, आंख खोलते हैं बचपन में। ये दुनिया हमारे सामने होती है। हम इस जिंदगी से गुजरे हैं तो हम कुछ करके यहाँ से गुजरना चाहिए, कुछ ऐसा हासिल होना चाहिए। वैसे कहा यह जाता है कि अगर हम संपत्ति जोड़ रहे हैं, धन जोड़ रहे हैं, जो कि हर एक का मकसद होता है, हम कितना भी जोड़ लें,
वो अंततः यहीं छूट जाता है। लेकिन किताब यहाँ आपके पीछे आपके नाम के साथ रह जाती है। वैसे रहने को तो आप जो धन संपत्ति सोचते हैं, मकान दुकान, वो भी यहाँ रहती है, लेकिन सिर्फ वो आपके वारिसान के साथ रहती है। और वारिसान उसे याद रखें या न रखें, लेकिन जो आप किताब छोड़ के जाते हैं, वो किताब आपके वारिसान आपकी संपत्ति को जितना याद रखते हैं न रखें, उसी तरह से वो आज़ाद है। लेकिन वो किताब जो प्रकाशित होने के बाद पुस्तकालय में हजारों हाथों में पहुंच सकती है, आपके विचार जिंदा रहते हैं। और हर आदमी की ख्वाहिश इतनी जरूर होती है कि वो जिंदा रहे मरने के बाद भी। तुलसीदास, कबीर, ओशो, बुद्ध आज भी जिंदा है। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अगर आपने अपना लक्ष्य इतना ऊंचा रखा तो जाहिर है कि वो लक्ष्य जो सार्वजनीन होगा, तो आपको कहने की, बताने की जरूरत नहीं। और आपका लक्ष्य सार्वजनीन नहीं है, व्यक्तिगत है, तो वो वारिसान को लिए होगा। और वारिसानों से याद रखे न रखें, वो एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन कभी नहीं खत्म होता जितना ऊंचा लक्ष्य होता है, सार्वजनीन होता है। तो सार्वजनीन लक्ष्य बुद्ध का, कबीर का, तुलसी का, कवियों का, सूर्यमल मिश्रण, जो वंश भास्कर में कई राजाओं का नाम, इतिहास लिखते हैं, उन राजाओं को उनकी किताब से पढ़ सकते हैं। लेकिन सूर्यमल मिश्रण अगर बूंदी में प्रवेश करेंगे तो आपको रानी जी की बावड़ी के बगल में बूंदी के बाजार में बड़ी सड़क पर चौराहे पर उनकी मूर्ति नजर आएगी। अगर आप महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो पाठ्यक्रम में सूर्यमल मिश्रण इला न देणी आपने हालरिया होल रहा है, पूत सिकावे पालने मान बढ़ाए के गीत आज भी गूंजते हैं। वो पुत्र से कह रहे हैं, पूत सिकावे पालने। माँ अपने पूत को सिखाती है कि जमीन जीते जी किसी को नहीं दी जानी चाहिए, तलवार का धनी होना चाहिए। ये राजपूताना स्त्री की सोच को अभिव्यक्त करती हुई कवि की खुद की पंक्ति। राजा ऐसा होना चाहिए, और ऐसे राजा हर कोई तो होने से रहा। राजा हरिश्चंद्र हजारों लाखों राजाओं के बाद होते, तब राजा का भी नाम रहता। अन्य तब वंश भास्कर में वो राजाएं इतिहास में दफन होते हैं, लेकिन दफन करने वाले इतिहासकार या वो कवि हमेशा जिंदा रहता है। तो साथियों, एक ये दर्शन फिलोसफी की बात हो गई। मैं इस पर संस्मरण लिखा, लौटने के बाद उस संस्मरण को पुनः अगले वीडियो में शेयर करूँगा, जिसमें फेलो और एसोसिएट के साथ जिस तरह का संबंध बना। मोटे मोटा मैं बता दूं कि मैंने उस संस्मरण का नाम रखा है कोहरे में बारिश। जो उस पहाड़ी शहर शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, पहाड़ों की रानी शिमला पर आधारित है। और ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, पहाड़ी पर ये संस्थान जो दिख रहा है, ये उस पहाड़ों की रानी की सर्वोच्च शिखर, इस सर्वोच्च शिखर से दूसरे सर्वोच्च शिखर माल रोड जिसे कहते हैं,
2.5-3 किलोमीटर पैदल चल के आप मुख्य बाजार, शिमला का मुख्य बाजार, और मुख्य बाजार का भी वो तल, माल रोड जिसे कहते हैं, कहा जाता है कि जब अंग्रेज यहाँ के शासक थे, हम गुलाम थे, वो शासक थे, तब माल रोड पर भारतीयों को जाने की इजाजत नहीं थी। हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से देश गुलाम था। उस गुलामी की जंजीरें गवाह है। और यहाँ पर राष्ट्रपति निवास जब आज़ादी के बाद बनाया गया, इसके पहले अंग्रेज रहा करते थे, और अंग्रेजों की ये ग्रीष्म की राजधानी हुआ करती थी, गर्मियों की राजधानी हुआ करती थी। उनको गर्मी इतनी लगती थी कि बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन सत्ता क्या नहीं करवा लेती। वो बड़े खोजी थे, उन्होंने ऐसी जगह ढूंढी जो ठंडी है, यूरोप की तरह, जहाँ गर्मी में भी पंखा नहीं चलता, मच्छर मक्खी नहीं होते। यही उन्होंने फिर अपनी एक दूसरी राजधानी बताई जो गर्मी में आ रही है। उन्होंने एक ट्रेन चलाई जो लगभग 99 किलोमीटर चल करके नीचे से ऊपर पहाड़ी तक ले जाती, जिसमें लगभग 100 गुफाएं ट्रेन पार करती हुई, सुरंगें पार करके निकलती है। 2.5-3 घंटे वो ट्रेन आपको नीचे से बिठा करके ऊपर लेकर के जाती है। तब के शासक उसी ट्रेन से पूरे लवाजमा के साथ पहुंच जाते थे। 3-4 महीना गर्मी काटने के लिए शासन वहीं से चलाते थे। आपका सौभाग्य होगा कि जहां से देश का शासन चला करता था। तब देश के आजाद होते उच्च अध्ययन संस्थान में तब्दील कर दिया गया। उस समय के राष्ट्रपति ने कहा कि हम यहाँ आकर के रहने वाले नहीं, हम दिल्ली राजधानी से ही सरकार चलाएंगे। तो इस भव्य इमारत का क्या किया जाए? बोला कि शिक्षक सबसे बड़ा होता है, देश को और समाज को दिशा देता है, इसलिए वो आगे की सोच, देश को दिशा देने वाली सोच 1 महीने साल भर रह करके काम करेगा और राजनीति भी वहाँ से प्रेरणा लेगी। तो ये संस्थान ये सोच करके खोल दिया गया और आज भी चल रहा है। तो एक नज़ारा तो ये रहता है कि जब आप किसी पहाड़ी पर जाते हैं तो हरियाली आपको आकर्षित करती है। मैदान और पहाड़ की तुलना करने का आपको अवसर मिलता है। मेरा भी आकर्षण रहा। क्या? मेरे 2 आकर्षण थे, उच्च अध्ययन संस्थान और इसी के साथ यहाँ का ठंडापन, पहाड़ी का हरापन। इसी को देख करके मैं यहाँ पहुँचता हूँ और यही कोहरे में बारिश संस्मरण में निरूपित होती है, जिसको आप अगले वीडियो में देख सकेंगे। तो मेरा आकर्षण था जिसको लेकर के मैं पहुंचा और मैंने यहाँ पर 17 एसोसिएट के साथ रह करके एक महीना काम किया। दूसरी बार गर्मियों में मई के महीने में गया, उस वक़्त तो पूरी भीड़ हो गई थी। सितंबर में कुछ कम थे, 8-10, लेकिन गर्मियों में यहाँ काफ़ी हो जाते हैं। वही आकर्षण कि गर्मी में यहाँ गर्म होता है, उस वक़्त यहाँ नवंबर जैसी ठंड होती है कि आप कंबल ओढ़ करके, वो सुबह जब निकलते हैं तो जर्सी पहन करके निकलते हैं। और यहाँ से अगर पैदल आप जाते हैं तो माल रोड तक 3 किलोमीटर का पता भी नहीं चलता, क्योंकि ठंड में आपको पसीना नहीं आता। और अगर आप नीचे से गुजरेंगे बस पकड़ करके 3-4 किलोमीटर चलेंगे तो आपको बस स्टैंड छोड़ेगी, वहाँ से आप लगभग 1 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ते हुए आधा-पौन घंटे फिर ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इससे बेहतर होगा कि माल रोड से सीधे
उच्च अध्ययन संस्थान आने के लिए जो 3 किलोमीटर का सफर है उसको पार किया जाए। और माल रोड पर खड़े होकर के जब आप शिमला को देखते हैं तो शिमला वो नज़ारा देती है, आप पहली बार वहाँ खड़े होकर के अपने मुंह से आह के रूप, वाह के रूप में, क्या नज़ारा, क्या हरियाली, हरा कच्छ, हरितमा से युक्त, और पहाड़ी पर यह शहर वाकई में शहरों की रानी। छोटे छोटे मकान, डिब्बे जैसे मकान, बीच में हरितमा से झांकते हुए ऐसे दिखाई देते हैं। अगर आप उच्च अध्ययन संस्थान शिमला नहीं आ सकते तो यहाँ रह करके पेइंग गेस्ट के रूप में रह करके, होटल का भुगतान नहीं कर सकते तो पेइंग गेस्ट के रूप में यहाँ अधिकांश बस्ती वाले भी पेइंग गेस्ट में आपको रख सकते हैं। तो साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में कोहरे में बारिश संस्मरण के बतौर में आपके सामने पुनः नमोद रहूँगा। जय हिंद।